अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जनाब लियाकत बलोच साहब हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ फ़ारूक सलीम साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। आपको बताएंगे आईपीपीज़ के अंदर क्या घपले हो रहे हैं, पावर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज जो मुलाकात हुई जनरल बाजवा की और मियां नवाज शरीफ की, और उसके बाद आईएसपीआर की जो स्टेटमेंट आई और फिर आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सब इस वक्त ज़ेर मौजू हैं। और हकीकत में फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जिस तरह से सारी चीज़ प्ले अप हो रही है, उससे इदारों के दरमियान जो है मज़ीद इबाम पैदा हो रहा है, और उससे ये नहीं ज़ाहिर हो रहा कि अफराद की प्रॉब्लम्स हैं या अफराद की हाथ मिलाई उन्होंने लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान का अपना वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ खुल कर आ गए हैं। शायद गलत हो, शायद सही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे आज बड़े लोगों ने सवाल किया कि नवाज शरीफ का मसला क्या है, कितनी करप्शन करनी है। तो मैं उनको बता रहा था कि जनरल ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ में एक कदर मुश्तरक है, और ये बड़ी अहम है कि जनरल ज़ियाउल हक और मियां नवाज शरीफ जो थे, ये दोनों एक दिहाड़ीदार मजदूर के साहिब औलाद हैं। अब दिहाड़ीदार होना कोई गलत बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि दिहाड़ीदार जो होता है, उसके नज़दीक ज़िंदगी का हसूल सिर्फ दिहाड़ी कमाना होता है, और उस दिन दिहाड़ी लगाना होता है, और पैसे कमाना होता है। उसके लिए अखलाकियात, ईमानदारी, इज़्ज़त नफ्स और वक़ार जो है, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। ये अल्फाज उसकी डिक्शनरी में नहीं है। जनाब ज़ियाउल हक की बहुत सी चीज़ें, चाहे ओजड़ी कैंप डिज़ास्टर हो उसके अंदर वो जवाब देने से पहले चले गए। और मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो तो इस वक्त साहिब इक़्तिदार मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम की हैसियत से हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि वो जीआईटी में आए हुए हैं। आज जब जनरल बाजवा उनको मिले तो उससे पहले का पता था कि क्या हो रहा है, और वो ये था कि जंग अखबार ने और न्यूज़ अखबार ने सुबह ही अपनी हेडलाइन लगाई हुई थी, सुर्खी लगाई हुई थी कि सिविलियन बालादस्ती पर अब समझौता नहीं होगा, न्यूज़ लीक रिपोर्ट के तमाम नुकात पर अमल हो गया, नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, और ट्वीट जो है उस पर इज़हार तशवीश है, और ये वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी यह इजलास हुआ। तो उसके बाद जब जनरल बाजवा उनको मिले तो उस मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिसके ऊपर जनरल बाजवा वापस आके अपने कोर कमांडर्स को ये कहेंगे कि जनाब मुझे ये कहा गया तो मैंने मसलहतन ये कर लिया। ये इनकी जो एक खुफिया मीटिंग हुई, इससे 3 दिन पहले जनरल बाजवा की और मियां नवाज शरीफ की मुझे बताया गया खुफिया मीटिंग भी हुई है, ये मामलात उसमें तय पा गए थे। लेकिन जनरल बाजवा ने जो डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ तकारीर की थी, उनको फिर उन तकारीर से भी इज्तनाब करना चाहिए था, या अपने अल्फाज का चुनाव जो है उसको सोच कर करना चाहिए था। डीजी आईएसपीआर को अपनी ट्वीट वापस लेनी पड़ी, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है डीजी आईएसपीआर को अब घर जाना पड़े, और आने वाले दिनों में ये भी मुतवक्के है कि जनरल बाजवा को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। नज़र रखिएगा डीजीआई के ऊपर, जनरल नवीद मुख्तार के ऊपर। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों ये बात कही। लेकिन जनरल कमर बाजवा, आपके लिए एक मैं बात ज़रूर कहूँगा कि आपने एक मुल्ज़िम की आज बात मानी है, आपने एक कमज़ोर आदमी की बात मानी है, जो कई चीज़ों में, कई केसेस में मतलूब है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस ने उसके ऊपर सादिक और अमीन होने का जो वो है सवालिया निशान ना सिर्फ डाला, बल्कि कह दिया कि ना ये सादिक है, ना ये अमीन है, और 3 ने ये कहा कि इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। तो अब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर अगर हमने कोई इसी तरह की बातें करनी है कि हमने दिखाना है कि जनाब नहीं इस वक्त हालात ऐसे हैं, बॉर्डर्स पे ऐसे हैं, तो बॉर्डर पे हमेशा ऐसे हालात रहे। सिर्फ इंडिया से हम 3 जंगें पहले कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान से भी हमारी झड़पें हो रही हैं, और जिस ईरान ने आपको तड़ी दी हुई है उससे को हमारे को ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात कभी भी इतने नहीं रहे। हम हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर्स तो सऊदी अरेबिया और ईरान के लिए अपने ही मुल्क में लड़ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है, ये ज़रूर हो रहा है कि अब आपका किरदार जो है बदस्तूर अब वो निगाहों में रहेगा। अब लोग मुतालबे करेंगे कि ना सिर्फ आपके, जनरल राहील शरीफ के, और उससे पहले जनरल कियानी, इन सब के सासाजात जो हैं वो भी पब्लिक में आने चाहिए, और उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए
कि किस वक्त कितने असासे बने। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो आपकी ऑब्वियसली बच जाएगी, पार्लियामेंट भी बच जाएगी, ये मुल्क पता नहीं बचता है कि नहीं बचता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है बशीर साहब के इंशाल्लाह मुल्क भी बचेगा आधा पहले टूट और चुका है, मुल्क वैसे भी मैं याद सलाम। करा दूं। नहीं, गुजारिश है कि वो तो जो एक तारीख़ है ना जी, उसको तो कोई बार बार कोई निशान जद करने की नहीं है, वो तो नविश्ता दीवार है, हमारा माजी है। इस वक्त तो हमें देखना है कि हम जिस मुल्क में, जिस खित्ते में, जिस आज़ादी के साथ मौजूद हैं, इसकी हिफाजत करना सबकी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। बाकी आपने अपने इब्तदाइये में, अपने इस बयानिए में बहुत अहम बातें की हैं, बहुत अहम चीज़ों की निशानदेही की है और आपको अल्लाह ने इस बात का ख़ासा दिया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को तज्ज़िये की बुनियाद पर एक निशानदेही तो कर देते हैं। लेकिन ये मुझे एक इख्तलाफ है, ये जो दिहाड़ीदार। ज़िया-उल हक के ऊपर था ना, मुझे नहीं पता नहीं, है पता। ज़िया-उल हक भी या मियाँ शरीफ नहीं है। मैं तो दिहाड़ीदार तो एक आम आदमी भी होता है, एक आम मजदूर होता नहीं, है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, हाँ, मैं एक मैं फितरत बात बयान कर रहा हूँ। मैं जो समझा या नहीं नहीं, मुमकिन है मैं आपका फितरत बयान कर रहा आपका मैसेज जो है ना हूँ। जी वो इस हो तरीके से सकता है गया। मैं भी उनमें शुमार हूँ, हाँ, यानी मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर बहरहाल रहा। एक दिहाड़ी लगाने वाला तो मेहनत करता बड़ा है, है, मशक्क़त बिल्कुल। करता है, अपने बाल बच्चों के लिए मैं पैसा। उसके मेहनत कश होने पे कुछ नहीं हाँ, कह रहा। बस उसी पे ही रखें। ये दिहाड़ीदार और नौयत के हैं ना जी। अच्छा। हाँ, इनकी तो दिहाड़ी नहीं होती, रातें भी होती हैं ना जी। अच्छा, वो सब कुछ कहते हैं ना, चलता है अल्लाह इनका। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखेंगे तो। बाकी जहाँ तक ये रहा कि ये डॉन लीक्स वाला जो है वो बज़ाहिर तो ये है कि चलें भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी कम हो गई और मामलात एक बेहतरी की तरफ चले गए। हो सकता है कि भी इसमें सिविल हुकूमत ने अपनी ज़िद और अना का तो इज़हार किया, लेकिन फ़ौज जो इस वक्त मुल्क की सलामती की एक बहुत अहम जंग लड़ रही है, उन्होंने ख़ुद आगे बढ़ के इन चीज़ों की इस्लाह की सूरत निकाली है। क्योंकि नवाज़ शरीफ में तो ये ख़ासा नहीं है कि वो चीज़ों को संभालें, बल्कि वो बिगाड़ की तरफ ले जाने के ज़्यादा माहिर हैं। लेकिन ये जो डॉन लीग्स का है, सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, तो इसमें तो दुनिया भर में देखें तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो हमेशा ताकतवर होती है। उसका ताज़ा तरीन शाखसाना तो हम अमेरिका में देख रहे हैं कि हमेशा से डोनाल्ड देख रहे हैं। ट्रंप का और वहाँ का और बाकी जगहों पर भी है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अफगानिस्तान मजीद फौज भेज रहा है, जबकि इलेक्शन के वक्त उसने ये वादा किया बिल्कुल था कि और बुला रहा तरीके होते हैं और रवैये होते हैं। लेकिन डॉन लीग्स में एक पहलू जिसकी मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि बात तो ये साबित हो गई कि भाई एक वज़ीर को ख़त्म कर दिया, एक मुशीर को हटा दिया और एक अहम तरीन अफसर को जो है वो सैक कर दिया, और ये कि भाई हमने तमाम रिकमेंडेशंस मान ली हैं। इससे ये बात तो वाज़े हो गई कि भाई जो जमहूरी हुकूमत है, सिविल हुकूमत है, उसने एक बहुत ही हसास मामले में इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का इज़हार किया है। अब वज़ीर ख़ारजा भी ख़ुद वज़ीर आज़म हो और टीम भी उनकी सारी इसमें मौजूद हो, जिनको सैक भी किया जा रहा है, तो वज़ीर आज़म ख़ुद इस ज़िम्मेदारी से अपने आप को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉन लीग्स का बज़ाहिर एक ड्रॉप सीन है, लेकिन इसके अंदर जो लावा मौजूद है और जो अदम हिकमत, बेतदबीरी और हुकूमत की एक बैड गवर्नेंस मौजूद है, वो तो मेरा ख़्याल है नहीं मिटेगी, नहीं ख़त्म होगी। वो कहीं ना कहीं भी चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ कि भी फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है। इसमें जनरल बाजवा को यकीनन अपनी टीम के सामने भी कई मुश्किलात का अभी थोड़े सामना दिन पहले होगा। उन्होंने हैदराबाद में डिवीज़न के आगे जो एक तकरीर की थी, अब वापस जाके उनको क्या बताएंगे? मेरा ख़्याल है कि वो तकरीरें भी कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं। डिसिप्लिन फोर्स है, उसका कमांड करने वाला जो भी बात कहेगा लोग तो उसको तस्लीम करेंगे, और अमूमी तौर पर ज़ाहिर है कि भाई एक उनके फ़ोरम होते हैं, वहाँ बात करते हैं। लेकिन देखना ये है कि भाई पाकिस्तान के LOC पे इंडिया ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो है कि अमेरिका और भारतीय गठजोड़ हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली का वफद गया, ISI का चीफ गया, ये बाकी सब लोगों ने जाके किया,
अच्छे पैगामात हो गए, लेकिन यकदम हर चीज़ बिल्कुल उठा कर फेंक दी गई है, जिससे आज चमन का बॉर्डर जो है कि वो गर्म हुआ। अब उसमें फिर एक ठंडक पैदा की गई है ईरान के बॉर्डर पर, और ख़ास तौर पर इस्लामी इत्तेहाद जो फोर्सेस कायम हुई हैं उसके बाद इस तरह की एक वारदात और फिर इस तरीके से एक धमकी की बात आना, ये बज़ाते ख़ुद बहुत अहम चीज़ है। अब इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें प्लस पॉइंट है फ़ौज का, फ़ौज की फ्रंट का, कि जिन्होंने इस मरहले पर चीज़ों को उलझाने की बजाय इसको तो सुलझाने की एक वो कोशिश की शख्स है। जो सिक्योरिटी रिस्क है उसके आगे घुटने टेक दिए, मैं इसको घुटने टेकने नहीं तो समझता। सिक्योरिटी रिस्क तो है ना नवाज शरीफ। मैं देखे ना जी, आपको तो हक है, आप जो भी कहते रहें, लेकिन मैं तो उसको उसी पैराए में देखूंगा कि भी एक हुकूमत है, पब्लिक ने जिन्हें वोट दिया उस पर भी एतराज़ात तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। करप्शन बढ़ गई है, पनामा लीक्स ने इनको बेनकाब कर दिया है, लोड शेडिंग ने बिल्कुल एक तबाही मचा दी है, बेरोज़गारी आम हो रही है, क्राइम आम हो रहे हैं। खुद जो स्टेटस को है जिसके तहत थाने, अदालतें और दफातर जो हैं लोगों के लिए एक बड़ी बर्बादी का आप बायस सिविल वॉर बन की गए तरफ हैं। जा रहे हैं ना, सिविल वार, या मैं एनार्की। अनारकी भी नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे दोनों पहलू निकलेंगे। अगर जो फोर्सेस हैं और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अगर उन्होंने अपनी अना और ज़िद इसी तरीके से बरकरार रखी, फिर लाजमी तौर पर उसके शदीद रद्द अमल पैदा होंगे। लेकिन दूसरा एक पॉजिटिव पहलू भी होगा कि जब मीडिया आज़ाद है और मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर जहन साजी कर रहा है, तो इससे आइंदा आने वाले मराहल में अवाम अपने राय, अपने वोट की ताकत के साथ एक बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। बलोच साहब एक सख्त सवाल कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। जी जी। अच्छा, मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि मैं कोई ज़ाहरी तौर पे एक बात नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल दिल से यकीन कामिल से एक बात कह रहा हूँ कि मसलन जब मैं सिराजुल हक साहब को देखता हूँ या मैं काजी हुसैन अहमद साहब को देखता था, तो दो ऐसे मोमिन और काबिल और वतन परस्त लोग मुझे नज़र आए कि जिनके किसी कौल फिल में तजाद नहीं, मैंने तो नहीं पाया कम अज़ कम। अच्छा, उसके बाद जब मैं जमात को देखता हूँ तो आपकी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सलाहियतें हैं जो दुनिया की किसी अच्छी जमात में होनी चाहिए, उसकी तंजीम और उसका सारा इंतज़ाम वगैरह। लेकिन जब मैं वोट देखता हूँ तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि करोड़ों अफराद जो हैं वो लाना ही करप्ट लोगों को चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी करप्शन से काम निकालना चाहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम एक करप्ट कौम है। देखें ना जी कि हो सकता है, मैं बिल्कुल 100% आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता, इसलिए कि दूध में पानी मिलाना है, मिलावट करनी है, कम तोलना रोज़ा है रख के कम तोलना है। और कम तोलना है, गैर मेयारी चीज़ें देनी है, मिलावट कर देनी है, तो ये तो कोई बाहर से आके ताकत नहीं करती, आदमी का अपना अमल है। लेकिन इस अमल तक पहुंचाने में और कानून की जो रिट नहीं है, उसकी बालादस्ती नहीं है, इसके ज़िम्मेदार तो हमारे मुक़्तदर तबके हैं। वो मार्शल लॉ का दौर हो, वो सिविल और जमहूरी हुकूमतों का दौर हो, कि जिनकी सरपरस्ती में लूट मार करने वाले महफूज रहते हैं, कानून उनके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है, और आम आदमी पे जो है कि रियासत एक पूरा जुल्म और जबर करती है। तो मेरा ख़्याल है ये एक कशमकश है ज़ालिम और मज़लूम के दरमियान, हक़ और बातिल के दरमियान, सही और गलत के दरमियान। हम जद्दोजहद इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि लोगों में सलाहियत है, मुल्क में वसाइल है, नौजवानों में सलाहियतें हैं, और इन्हीं सलाहियतों को उजागर करना और उन्हें इस बात का यकीन दिलाना कि आप ही असल ताकत हैं कि जिनके ज़रिए एक तब्दीली आ सकती है। आपकी राय और वोट की ताकत है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान का आइन, जिसका आर्टिकल 62-63 एक लीडरशिप का मेयार देता है, वोटर उसके मुताबिक इंतखाब करेगा तो इस मुल्क में लाजमी सलामती भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, इस्तेहकाम भी आएगा। कम अज़ कम मैं तो इस सिलसिले में मायूस नहीं हूँ, और जमात इस्लामी का कोई वर्कर भी मायूस नहीं है, अब तो और रह इसी थोड़े गए हैं मकसद ना, के लिए हम वर्कर जद्दोजहद रह कर भी रहे थोड़े हैं। गए हैं अब तो मैं मायूसी कम होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी का कारकुन बढ़ रहा है, अरकान बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ माजरत के खिदमत साथ। की तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं।
वोटर के एतबार से मैं नहीं समझता। देखें ना, जो पार्टी 2/3 मेजॉरिटी होती है एक इलेक्शन में, अगली दफ़ा जो है कि उसकी 18 सीटें भी नहीं रहती, और इसी तरीके से जिनकी आपको एक सीट नुकसान होती हुआ है कि वो अगले इलेक्शन के स्टूडेंट अंदर एक पॉलिटिक्स चूंकि बंद पॉपुलर हो गई पार्टी भी बन जाती है। और आपके मदरसे नहीं है, तो आपको इसका फ़र्क पड़ता है, अब पिंच होती है। क्या चीज़? क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बैन है बेइंतहा से, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड था, यानी जमात इस्लामी भी बेनिफिशरी है उसकी। आप खुद जमीयत के, आप तो वहाँ से ऊपर आए हैं। तो इस तरह अब जब आप एक तरफ आपके मदारिस नहीं है, दूसरी तरफ कॉलेजेस में जो है तंजीम साजी नहीं हो रही जमीयत की। मेरा ख्याल है देखें, जहाँ तक मसाजिद हैं, मदारिस हैं, बिलाशुबा उसकी तादाद कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी के मदारिस नहीं हैं। राब्ततुल मदारिस है, बड़ी तादाद में मदारिस हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि मसालिक की इस कशमकश और चपकलस से बालातर होके इत्तेहाद उम्मत के तसव्वुर के साथ हम सब से रब्ता रखें। वो उलमा हैं, मुशाइख हैं। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बिलाशुबा इस वक्त बैन है या सरगर्मियाँ उस तरीके से नहीं हैं, यूनियंस का इंतखाब नहीं है, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा अपनी दावत, अपनी तरबियत, अपने स्टडी सर्कल्स, अपनी ज़हन साजी के साथ उसमें इंडक्शंस हो रही हैं, काम हो रही है और बड़ी तादाद में हो रही है। लेकिन ये आपकी निशानदेही बिल्कुल ठीक है कि जब तंजीमों को फ़ालियत ना हो और उन्हें अपनी नर्सरी की बुनियाद पर एक जमहूरी ट्रेनिंग ना हो, उसकी वजह से एक सलाहियत में 18-20 का फ़र्क हो सकता है कि जब वो फील्ड में आते हैं, एक माजी में वो तजर्बा नहीं होता, वो फिर एक एक्सपीरियंस, तजर्बा और सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक टाइम लगता है। टॉक शोज़ में जो लड़ाइयाँ आप देखते हैं मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की, ये कॉलेज में कैफेटेरिया में हम लोग देखते थे और उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। मेरा ख्याल है वहाँ भी इतनी नहीं होती जितनी टॉक शोज़ पे आप करवा देते हैं। अच्छा, मेहरबानी आपकी, ये भी हमारे पर डाल दें। फ़ारूक सलीम साहब, मैं जब ब्रेक से आऊँगा तो आपसे मैं IPPs के ऊपर बात करूँगा कि 480 बिलियन रुपए की हमें घपले हुए हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। 4 जून 2013 को मैंने एक प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम मैंने कई दफ़ा किया, यानी कम से कम 20 या 22 दफ़ा ये प्रोग्राम में निशानदेही की। आपको सिर्फ एक प्रोग्राम की निशानदेही मैं दिखा रहा हूँ, ये सुने, फिर ब्रेक के बाद आपसे मैं बात करूँगा। अपाहज बनाया जा रहा है, ना सिर्फ इस लोड शेडिंग के जरिए हमारी सनत को तबाह किया जा रहा है, लोगों को ज़हनी मरीज बनाया जा रहा है, बल्कि उसकी कीमत यानी मटीरियल वेल्थ उसकी जो है हम बहुत सख्त भारी चुका रहे हैं। तकरीबन 400 बिलियन पर एनम तक चुका रहे हैं हम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक IPP जाली प्रोडक्शन कॉस्ट और बिलिंग के जरिए 100 अरब रुपए सालाना का नुकसान दे रहे हैं। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 46% और पेमेंट आपको मिल रही है 100%, और वो 100% इस तरह से मिल रही है कि आपका लोन और आपका इंटरेस्ट बैंक का लोगों के बिलों से वसूल किया जा रहा है, जो कैपेसिटी पेमेंट है, जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के तौर पे, और ना चाहते हुए भी 18 करोड़ अवाम ज़बरदस्ती इन मगरमच्छों को सूद दे रही है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सेनेट की कायमा कमेटी ने सब कमेटी ने मामला जो है FI और NAB के सुपुर्द करने की सिफारिश कर दी है। उनका कहना है कि IPPs को 480 बिलियन की अदायगी में घपले हुए हैं और ये हमने 2013 में ही इसकी निशानदेही की थी इसी प्रोग्राम में, और 2013 में उनके मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने 480 बिलियन रुपए IPPs को सर्कुलर डेट की मद में बगैर ऑडिट के अदा किए थे। और उसमें सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की सब कमेटी ने अपनी सिफारिशात में लिखा है कि 480 बिलियन रुपए की अदायगी में कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और यह मामला FI और NAB को रेफर किया जाए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे पास हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिराना नज़र रखते हैं इस मामले पर। डॉक्टर साहब, हमें आम अल्फाज में समझाएंगे कि ये IPPs के नाम पे अवाम के साथ क्या हो रहा है? मुबश्शिर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक ब्रीफ सा कमेंट डॉन लीक्स के ऊपर करना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कमेंट करें। आज की सबसे बड़ी खबर वही है। मेरी कोशिश हमेशा से मुबश्शिर साहब यही रही है कि मैं तस्वीर के दोनों रुख खोल के आपके सामने रखूं और देखने वालों के सामने रखूं। एक मस्बत रुख जो इसमें नज़र आता है, जो आज का मुकमुकाही कह लीजिए, उसमें यह है कि मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी बहुत सारे तसादुम, बहुत सारे बहरान जो हैं वो खड़े हैं। तीनों बॉर्डर्स गर्म हैं, मुल्क के अंदर बेतहाशा किस्म के तसादुम हैं। तो ये अगर एक तसादुम सेटल हो जाता है तो शायद एक कदम उठता है मुल्क की गैर यकीनी फ़ज़ा को दूर करने की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन जो मनफी रुख है इसी तस्वीर का, जो मनफी रुख है वो एक तो पैगाम है कि हमारी फ़ौज इस वक्त हालत जंग में है, हमारे अफसरान, हमारे जवान वो अपनी जान के नजराने दिए चले जा रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर भी और मुल्क के अंदर भी। उनको एक पैगाम बड़ा गलत जाता है, उनके मोरल को ठेस पहुंचती है, उनके जज्बे को ठेस पहुंचने का ख़तरा है। तो ये बहुत बड़ा मनफी पहलू है। और एक और बहुत बड़ा मनफी पहलू ये है कि 29 तारीख को एक इदारा एक ट्वीट करता है, और बदकिस्मती से इस मुल्क में इदारा एक ही बचा है जो कि फ़ौज का इदारा है। बाकी तो अब इदारे नहीं रहे हैं, बल्कि वो गैर फ़ाल हो चुके हैं। तो उस इदारे के हवाले से उसकी काबिलियत के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी विजन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान शुरू होता है कि आपने अप्रैल की 29 तारीख को कुछ कहा था और उसके 10 या 11 दिन के बाद एक मुकम्मल वो यू टर्न आता है। ये डॉन लीक्स के हवाले से। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूँ। मुबश्शिर साहब, 2013 में जैसे आपने बताया कि PMLN की हुकूमत ने 480 अरब रुपए की पेमेंट की थी IPPs को। ज़ाती तजुर्बे से मैं आपको बताऊं कि 2012 में मुझे ज़ाती तौर पे एक से ज़ायद निजी बिजली घर जो हैं IPPs के मालकान, उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो तैयार है किसी हद तक इस पेमेंट की, लेकिन वहाँ पे कमीशन की बात हो रही है, 10 से 12% की कमीशन। उस वक्त मुझे ये पैगाम पहुँचाया गया था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कहना है कि अगर 10 से 12% कमीशन उनको वापस कर दी जाए तो 480 अरब रुपए की पेमेंट उनको हो सकती है। वो ना हुई, उसके दौरान इलेक्शन हार गए और फिर PMLN की हुकूमत आती है और 480 अरब रुपए की पेमेंट कर दी जाती है। अब दो हकायक आप सामने रख लीजिए। पहली हकीकत तो ये है कि ये पेमेंट जो की है PMLN ने, ये PMLN की हुकूमत के दौरान उगराही इकट्ठी नहीं हुई थी। ये जो पीरियड था पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, उसके दौरान ये सर्कुलर डेट, ये गर्दिशी कर्जाजात इकट्ठे हुए थे और पेमेंट की थी PMLN ने। और दूसरी हकीकत ये है कि ये 480 रुपए, सॉरी, हम पेमेंट के ऊपर नहीं कह रहे, हम पेमेंट के तरीका कार के ऊपर जो गलत काम हुआ वो कह रहे हैं। एक ही दिन में सारी पेमेंट अप्रूव हुई। मैं आ रहा हूं वहीं पर जी, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, दूसरी हकीकत यह है कि ये पूरा का पूरा 480 अरब रुपए का घपला नहीं है, क्योंकि पेमेंट कुछ अदायगी हुकूमत ने करनी थी। हुकूमत ने IPP से बिजली खरीदी थी, उस बिजली खरीदने के बाद सार्फिन को बेची थी, सार्फिन से बिल भी इकट्ठे किए थे। तो ये अब अमाउंट की बात आ जाती है कि क्या पूरे 480 अरब रुपए बनते थे या इजाफी पेमेंट करती गई अपने पसंदीदा IPPs को, ये सवाल ज़रूर उठता है। तो पूरा 480 अरब रुपए का घपला नहीं है, घपला उससे कम है। कुछ वाजिबुल अदा जो अमाउंट है वो वाकई में ही बनती थी। अब ऑडिटर जनरल साहब क्या कहते हैं, उन्होंने दो अल्फाज का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं इर्रेगुलरिटी या इर्रेगुलर पेमेंट, यानी कि बेज़ाब्तगी हुई है।
बेज़ाब्तगी का पहला लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और दूसरा वो कहते हैं वायलेशन ऑफ रूल्स, यानी कि कायदो कवानीन की खिलाफ वर्जी। तो अब ये पेमेंट हो गई है, ये बेज़ाब्ता पेमेंट है और इसमें कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। अब वो कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ पे आती है? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के नाम की जो चेक बुक होती है मुबश्शिर साहब, वो सिर्फ और सिर्फ एक इदारे के हेड के पास होती है, और वो होता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जो जैसे आप जाते हैं, आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं और आपको एक चेक बुक मिलती है, आप उसके ऊपर चेक्स के ऊपर साइन कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर जो वाहिद इदारा साइन करने के आइन के मुताबिक जिसको हक है, वो ऑडिटर जनरल होता है। अब यहाँ पे ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डायरेक्टली स्टेट बैंक को कह दिया कि बगैर ऑडिट किए हुए आप ये 480 अरब रुपए की रकम निजी बिजली घरों को बांट दीजिए। यहां पे होना ये चाहिए था कि एक दरखास्त जानी चाहिए थी ऑडिटर जनरल को, और उनको कहा जाना था कि आप ऑडिट के तकाजाजात पूरे करने के बाद चेक लिख दें जो 480 अरब का हो, और वो तकसीम कर दिया जाए बाकी सब बिजली घरों में। तो यहां पे वो गलती हुई है। फारूक साहब मेरे साथ ही रहिएगा। एक आपको मैं चीज़ सुनाता हूँ, मियां नवाज शरीफ का दावा जो है ज़रा हालिया तौर पे वो सुने ज़रा। मैं दावत देता हूँ ऑपोजिशन को, आए देखें इस ज़ेरे तामीर मोटरवे की तरह सैर करें। 6 सड़कें जा रही हैं, 6, एक नहीं 6, 3 जा रही हैं, 3 आ रही हैं। कम से कम किसी अच्छी बात की दाद तो दे दें। उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कम से कम हमें बनाने दें। हम दोबारा बिजली वापस ला रहे हैं, वो साथ ही ले गए बिजली अपने। भाई ये पाकिस्तान तामीर हो रहा है, भाई होने दो, इसमें रुकावट मत डालो। 99 से लेके आज तक, ये 2013 तक क्या तरक्की हुई है पाकिस्तान में, भाई जरा बताओ तो सही। इसको कहते हैं नया पाकिस्तान, इसको क्या कहते हैं? नया पाकिस्तान। पाकिस्तान पे अल्लाह रहम कर रहा है तो भाई उसमें रखना मत डालो। बगैर परखे इन्होंने अवाम के पैसों से, टैक्सों से बिजली घरों को 503 अरब रुपए के दावों को बगैर किसी जांच पड़ताल के पे कर दिया। क्या ये शख्स सादिक और अमीन है? बशर साहब, सादिक और अमीन तो ज़ाहिर है, हम पनामा लीक्स में भी देखें, उसमें भी ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, बेशुमार और चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त तो जो सर्कुलर डेट की पेमेंट है, पीपल्स पार्टी के दौर में वो सारी जमा हो के उसका मुतय्यन हो गया। अब इसकी पेमेंट का फ़ैसला तो हो गया। अब पेमेंट के फैसले के बारे में हुक्मरान ये समझें कि बस उनका अख्तियार है, जो मर्ज़ी आए करें, उनको कोई पूछ नहीं सकता। आखिर रियासत है, मुल्क है, इसकी फ़ाइनेंस हैं, इसकी अदायगियों का एक तरीक़ाकार है। अगर आप हर चीज़ को वायलेट कर देंगे तो फिर रियासती निज़ाम कैसे चलेगा? अगर आप एक मरहले पर चीज़ों को तोड़ देंगे तो उसके मुताबिक मामलात कैसे ठीक आगे बढ़ सकते हैं? अब यही नहीं है, बल्कि अब तक तो ये भी शुनीद है कि ये सर्कुलर डेट मज़ीद 422 बिलियन तक पहुँच गया है। और जो गलतियां पीपल्स पार्टी के दौर में होती रहीं कि आवाम से तो वसूलियां की जाती रहीं, आवाम को ओवर बिलिंग की जाती रही है, आवाम पर जो है कि डबल सरचार्जेस लगाए जाते रहे हैं, बिजली भी कम आती और रही है, बिजली भी कम आती है, पैसा भी ज़्यादा वसूल करते हैं, और IPPs को जो पेमेंट पर वक्त होनी चाहिए वो नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है कि लोड शेडिंग इस वक्त अपनी इंतहा पर है और IPPs को ये पेमेंट्स नहीं करते, और चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए भी इन्होंने 4 साल मुकम्मल तौर पर ज़ाय कर दिए हैं। अब इसी में हम देखें कि सर्कुलर डेट में पहली पेमेंट में इरेगुलरिटीज़ हैं, बाकी आवाम से वसूल किया गया, उसके मुताबिक उसकी पेमेंट्स नहीं की गई। अगर पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में गलती की तो यही गलती तो ये भी दोहरा रहे हैं। और जो सर्कुलर डेट उस वक्त 500 कुछ अरब तक पहुंच गया था, अब वो फिर जो 422 अरब तक पहुंच गया, इसका कौन जवाब दे? पहली इरेगुलरिटीज़ अपनी जगह है, दूसरी इरेगुलरिटीज़ यही हैं कि इसको एक तरतीब के साथ चीज़ों को पे नहीं किया गया, और तीसरा अहम तरीन पहलू ये है कि अगर नेशनल फाइनेंस, नेशनल एक्सचेकर आवाम के खून पसीने की कमाई को
आप ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं खर्च करेंगे तो फिर हम इनको सादिक और अमीन कैसे कह सकते हैं? फारूक साहब, योर टेक सर। देखिए वजीर साहब, 20 करोड़ सार्फिन जो हैं बिजली के, उनका मतलब ये नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि कितने फीते काटे जा रहे हैं, कितने नए प्लांट लग रहे हैं या नहीं लग रहे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर एक्चुअल जनरेशन, एक्चुअल बिजली कितनी पैदा हो रही है। मैं हैरान था कि अगर 2006 और 2007 की किताबें खोल के देखें तो उस वक्त भी तकरीबन 1 लाख GWH जो यूनिट्स हैं, 1 लाख यूनिट्स बिजली के सालाना पैदा किए जाते थे। आज भी वो 1 लाख या 1,04,000 के लगभग हैं। अब फीते काटे चले जा रहे हैं, नए प्लांट्स लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जनरेशन बिजली की जो है उसमें तब्दीली नहीं आ रही। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपको उठाना चाहिए वो ये है कि सबसे आसान तरीन तरीका खजाने को लूटने का जो हमने पिछले 8-10 सालों में देखा है वो है रेंटल पावर प्लांट्स। यानी कि जब पीपल्स पार्टी कोई 19 के करीब रेंटल पावर प्लांट ला रही थी, उन्होंने 22 अरब रुपया खजाने से निकाला और वो रेंटल प्लांट्स वालों को दे दिया। उसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि हमें हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत है, वो इनफ थी। आपको ज़रूरत नहीं थी कि आप रेंटल पावर की तरफ जाएं, आप उसी को चला लेते तो आपकी लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती थी। सिर्फ और सिर्फ 22 अरब रुपया लूटने के लिए आसान तरीका आजमाया गया और रेंटल पावर से ये काम किया गया। अब दोबारा से आप देख रहे हैं कि वही पीपल्स पार्टी के ज़माने के जो रेंटल पावर प्रोड्यूसर्स थे उनसे दोबारा से पिछले हफ्ते से बातचीत शुरू हो चुकी हुई है। अब ये भी यही कहा, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि रमज़ान के दौरान, गर्मियों के दौरान रेंटल पावर से बातचीत की जाए और वही तरीका जो पीपल्स पार्टी ने अपनाया था। आपने 22 अरब रुपया ख़जाने से निकाल के इनको दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया, नैब को आपने भेजा, फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। यानी कि परवेज़ अशरफ साहब जो वज़ीर आज़म बन गए थे उनके ऊपर उनको इंडाइट कर दिया गया था। अब दोबारा से वही चीज उठाई जा रही है और नीचे से ऊपर तक फैलाई जा रही है कि हमें पार्टी के थे ना, उनको इंडाइट ख्वाजा आसिफ ही लेके गए थे ना केस। अब वही काम वही कर रहे हैं जो परवेज अशरफ पे आयद किया था। लेकिन परवेज अशरफ नून लीग के नहीं थे ना, तो इसलिए वो नेक नहीं थे, साले नहीं थे। लियाकत बलोच साहब, फारूक सलीम साहब मेरे साथ ही हैं। ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे,
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाश शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हुकूमत ने IPPs का 23 अरब रुपए का जुर्माना माफ़ किया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब अभी बता रहे थे 22, आपको पहले उन्होंने बताया। बगैर बिजली खरीदे 32.5 अरब रुपए की अदायगी की गई। IPPs के साथ एक मुआहदा तय किया गया जिसमें उन्हें खुद ही तेल खरीदने का इख्तियार दिया गया और उसके नतीजे में IPPs ने हुकूमत से वसूली के बावजूद तेल भी नहीं खरीदा और बिजली भी कम पैदा की। इसके बावजूद हुकूमत ने IPPs पर जुर्माना करने की बजाय उन्हें 3.25 अरब रुपए की अदायगी कर दी। मीटरिंग कंपनी की जानिब से डेटा की अदम फराहमी के बावजूद 4.5 अरब रुपए अदा किए गए और मीटर रीडिंग तयशुदा और कानूनी तरीक़ों से हट कर की गई, जिससे अदायगियों में बेज़ाब्तियाँ हुईं। और मज़ीद ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मीटर रीडिंग सिस्टम में और बिजली की अदायगियों में 16 अरब रुपए का फ़र्क सामने आया। उन नकाइस के बावजूद अरबों रुपए की मज़ीद अदायगी कर दी गई। ये बड़ी तवील फहरिस्त है मेरे पास एनामलीज़ की और डिस्क्रिपेंसीज़ की,
डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, वक्त थोड़ा है, ज़रा प्लीज़ आवाम को बताएं उनको किस तरह लूटा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो इसमें कहलाता है हीट रेट, यानी कि हमारे निजी बिजली घर वाले जो हैं, बहुत सारे मालकान, सभी का जिक्र नहीं, सभी का नहीं कहता हूं मैं, वो तकरीबन 10 से 15% तेल की चोरी करते हैं। यानी कि वो बिल कर देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, और अब वो काम आ जाता है नेपरा के ज़िम्मे कि वो हर प्लांट का एक हीट टेस्ट करे और वो ये बताए कि कितना तेल एक्चुअली वो सर्व कर रहे हैं और इजाफी बिलिंग जो है पाकिस्तान को कितनी कर रहे हैं। फिर वो जो प्री ऑडिट फंक्शन मैंने आपको बताया था, जो ऑडिटर जनरल का दफ्तर करता है, अब ये 480 अरब रुपया की जो बंटवारा किया गया, इसमें अगर आप रफली एक हिसाब लगा लें तो 10 से 15% की अमाउंट ऐसी निकल आएगी, यानी कि तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए की अमाउंट ऐसी निकल आएगी जो कि शायद इन बिजली घरों को इजाफी दे दिया गया हो, जो तेल उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन बिलिंग कर दी है। तो ये सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट घपला जो है वो होता है जिसमें हुकूमत इनके साथ मिल जाती है, वो होता है हीट रेट की मद में और वो होता है तेल की मद में। तो अब कोई तरीका ऐसा करना चाहिए कि नेपरा जो है वो सब प्लांट्स का हीट रेट टेस्ट करे, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं किया गया, जो कि होना चाहिए था। उसके बाद जो 50 से 60 अरब रुपया इजाफी दे दिया गया है इन बिजली घरों को, वो किसी तरह से सार्फिन को वापस किया जाए। बलोच साहब, मेरा ख्याल ये जी कि वक्त कम है, ज़्यादा बात तो ज़ाहिर है अब इस पे नहीं हो सकती, लेकिन जो पहले सर्कुलर डेट की अदायगियाँ की गई जिसकी रेगुलेटरीज बिल्कुल अब वाज़े हैं, नविश्ते दीवार हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। पहले मरले पर तो इसके मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए और ऑडिटर जनरल जो हैं कि वो इसके मुताबिक, अब सेनेट की सब कमेटी ने एक अपनी सिफारशात की हैं, मेन कमेटी में आएंगी, वो देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि इसका मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। और नए सर्कुलर डेट का जो मैं हाथ उठाऊं जैसा क्लास में उठाते हैं ना, कि बड़ा छोटा सा सवाल है कि जो डॉन लीक्स और पैनामा में पकड़ा नहीं जाता वो हीट रेट पे कैसे पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, एक दफ़ा फाइल तो बननी चाहिए ना। फाइलें बना ले, जितनी मर्जी बना ले, सारी एमआई के पास है, आईपी के पास है, आईएसआई के पास है। अल्लाह के यहाँ भी पकड़ तो ज़रूर होगी, लेकिन दुनिया में भी बिल आखिर नहीं बचेंगे और इन चीज़ों का इनको बिल्कुल जवाबदेह होना पड़ेगा। कुदरत का निज़ाम अपनी जगह मौजूद है, जो आम आदमी से, गरीब आदमी से, मज़लूम आदमी से, मस्कीन आदमी से और इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों के साथ, और वो जो लोग भाग भाग के वोट दें और बोरियां भर भर के वोट दें, उनका ये हशर करें, तो उनको तो दुनिया में भी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो उनके साथ क्या करते हैं। मैं यही कह रहा था कि अब ये सर्कुलर डेट का जो एक नया बोझ कमो बेश 422 अरब की सूरत में मौजूद है, इसको बिल्कुल वाज़े और दो टोक होना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो पहली अदायगियों का भी एक मुकम्मल जायज़ा ले और उसके साथ साथ नई अदायगियाँ जो कि बोझ की सूरत में मौजूद हैं उसकी अदायगियों का भी एक तरीक़ाकार और एक शफ़ाफ तरीक़ाकार होना चाहिए। और पहली अदायगियों में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उनके जो भी ज़िम्मेदार हैं कम अज़ कम उनकी निशानदेही हो, उनके चेहरे तो बेनकाब हों। अगला मरला होगा कि कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई होती है, लेकिन कौम को तो पता चलना चाहिए कि भी उनके साथ क्या ये डाका जनी हो रही है। कौम को पता है, कौम वैसे अपना सोई हुई भांग पी के मैं क्या करूँ? मेरा ख्याल है कौम सोई नहीं, कौम जागती है, लेकिन ज़रा जो है कि इनको एक रुख देने की ज़रूरत है। मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक बात मैं खौफनाक बात आपको करने लगा हूँ कि आने वाले, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस इतना इंतहा को पहुँच जाएगा कि सारे मसले आप भूल जाएंगे। वैसे सब मैं आपको कहूँ कि भी सेक्टेरियन वायलेंस के सिलसिले में मैं ख़ुद मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल हूँ, तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं, हमें भी इस पर तशवीश है। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भी हमने ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए मीटिंग रखी है, लेकिन जो हमसे मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह मसालिक के दरमियान और तमाम मकतब फ़िक्र के पैसे कहीं दरमियान और से आ रहे हैं ना,
मेरा ख्याल है जहाँ से भी आते रहें, लेकिन ये है कि दीनी कुव्वतें, दीनी क्या कर ले, एक मिनट चलें, अभी यहीं पे रुकें। अपना एक मुस्बत किरदार मैं प्रोग्राम आगे कर रहा हूँ, अभी कोई मुझे डर नहीं है, जल्दी नहीं है। मैंने इस प्रोग्राम में 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अकाउंट्स दिखाए हैं, बैंक अकाउंट्स दिखाए हैं कि ताहिर अशरफी के अकाउंट में बाहर से पैसे आए हैं। उस एक मौलवी का तो आप एहतसाब कर नहीं सके, सो कॉल्ड मौलवी का। असल में वो अकेला मौलवी नहीं ना, एंकर भी है ना। नहीं, वो टैंकर है। लियाकत बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। 2 इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे आए हैं प्रोग्राम के दौरान मेरे फ़ोन पे। एक मेरे दोस्त का कहना है कि बिल आखिर जनरल कमर बाजवा जो है कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, और दूसरे ने कहा कि ट्वीट करके हुकूमत की नाक काटी गई, ट्वीट वापस लेकर अपनी नाक काटी गई। फैसला आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।